डाउटनट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे अनुलेखन प्रक्रिया की। आइए बेटा जी, आज इसी अनुलेखन प्रक्रिया को करते हैं समाप्त। ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे क्या अनुलेखन, फिर उससे संबंधित लास्ट में आएंगे क्या क्विज। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए बेटा, अनुलेखन प्रक्रिया, अब ये जो चीज जो आपको दिख रही है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई थी, इसलिए मैं जानबूझकर ये लिखा था मैंने, वो जानबूझकर लेकर आया हूं ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ताकि वो चीज समझ में आए। देखिए, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था। डीएनए से क्या बनाने वाले थे? आरएनए, पर्टिकुलरली एमआरएनए। ये डीएनए का खंड था जिसमें अनुलेखन की 3 इकाइयां थी। सबसे पहले उन्नायक, फिर संरचनात्मक जीन और फिर समापक। हमने सबसे पहले ये बात करी थी कि ये जो उन्नायक जो होता है इसका पता लगाना है, या मैं बोलूंगा अनुलेखन जो था उसके 3 चरण थे। ठीक है, सबसे पहला था प्रारंभन। इसमें हमें क्या करना था बेटा जी? हमें इस उन्नायक का पता लगाना था। पता किसने लगाया था? मैंने बताया था आरएनए पॉलीमरेज में जो सिग्मा कारक है वो पता लगाता है। अब पर्टिकुलरली कैसे पता लगाता है, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में एक निश्चित अनुक्रम की पहचान करता है जिसका नाम है TATAAT, जिसको हम प्रिबनाउ बॉक्स या हॉगनेस बॉक्स बोलते हैं, जो जहां पर होगा उसके 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद में कट लगाकर अंदर घुस जाएगा। ये प्रोकैरियोट्स में उन्नायक का पता लगाया। यूकैरियोट्स में भी इसी तरीके से पता लगाया था, बट एक अनुक्रम अलग था। यहाँ पर क्या था? TATAAA या TATATAT। इसको हमने बोला था टाटा बॉक्स। इसका पता लगाएगा कौन? वही सिग्मा कारक पता लगाएगा, लेकिन उसके 10 नहीं 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद में लगाएगा कट और अंदर घुस जाएगा। ये हमारा क्या था? प्रारंभन था। दूसरा जो चरण था उसका नाम था दीर्घीकरण। अब दीर्घीकरण में मैंने आपको बताया कि सिग्मा कारक तो आगे आगे क्या करता जाएगा? हाइड्रोजन बंध तोड़ता जाएगा, लेकिन हमें जो आरएनए बनाना है किस पे? टेम्पलेट रज्जु पर। तो आरएनए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सर हमें चाहिए ये न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड? जिनमें मोनोफॉस्फेट हो। लेकिन केंद्रक में क्या मिल रहे थे? ट्राई फॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड मिल रहे थे, ट्राइफॉस्फेट वाले। तो भैया सीधी सी बात है, 2-2 फॉस्फेट हटाएंगे, मिलेगी ऊर्जा, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये जो सिग्मा कारक नहीं, कौन बेटा जी? ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो था, कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा भाग था, कौन सा मेरे भाई? आरएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा भाग था, जिसे हम क्या बोलते हैं? याद रखना, कोर भाग। ये कोर भाग क्या करेगा? उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा जो कहां से मिली? 2 फॉस्फेट को हटाने से मिली। और क्या मिल गए? न्यूक्लियोटाइड। कौन से? मोनोफॉस्फेट। हमें कहां से चाहिए? कौन से चाहिए थे? न्यूक्लियोटाइड चाहिए थे, मोनोफॉस्फेट। बिल्कुल मिल गए हैं, और ऊर्जा भी मिल गई है। बस उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज का कोर भाग, और आगे की तरफ चलता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, चलता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। अब ये कब तक चलेगा? जब तक क्या ना मिल जाए? समापक। ये चलता जा रहा है। चलो सर, ये हो गया दीर्घीकरण जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब लास्ट आखिरी चरण जो था जिसको हम पढ़ने वाले थे, जिसका नाम है तीसरा चरण, जिसका नाम है समापक या समापन, टर्मिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि भैया आरएनए की प्रक्रिया को बंद करना है, आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को बंद करना है। ठीक है, कैसे होएगा देखिएगा। मान लेते ये डीएनए था, इसमें ये वाला भाग उन्नायक था, ठीक है, और यहां से चल रहा था क्या? आरएनए का निर्माण। चलो सर, ये आरएनए बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है, बन गया सर, यहां तक बन गया। अब हमें यहां पर जाकर बंद करना है। कैसे बंद होएगा? ये क्षेत्र क्या कहला रहा है आपका? समापक कहला रहा है। इस क्षेत्र को हमने क्या बोला है? समापक। अब साहब, इस समापक का पता कौन लगाएगा? ये समापक, देखिए उन्नायक का तो पता लगा लिया था किसने? सिग्मा कारक ने। ये समापक का पता कौन लगाएगा? तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां तक चलता जा रहा था, अब इसके बाद रोकना यानी समापन करना है, यानी खत्म करना, स्टॉप करना है। इस क्षेत्र का पता कैसे लगाया जाएगा? डीएनए के इस खंड को जिसको हमने समापक बोला, इसका पता कौन लगाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। पर्टिकुलरली अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, यूकैरियोट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, किसकी? यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज था ना, आरएनए पॉलीमरेज जिसका कोर भाग जो था, जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा। अब कोर भाग को ना एक अनुक्रम दिखाई देगा। क्या बोला हमने? एक अनुक्रम मिलेगा,
और कैसा अनुक्रम मिलेगा जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहां पर, देखिएगा। मलयालम, मलयालम दिख रहा है। चलो यहां से यहां पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, MAL राइट टू लेफ्ट पढ़ो, MAL, ठीक है सर। AYA LAM, यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ो, सेम। जब आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे या राइट टू लेफ्ट पढ़ोगे, सेम शब्द आ रहे हैं। हाँ सर आ रहे हैं। और देखिए नितिन, NITIN, नितिन, ओहो हो। और NAMAN, नमन, NAMAN, नमन, ठीक है। और देखो इस शब्द को पढ़ो, AND MADAM, DNA, एंड मैडम DNA, है ना। अब इधर से पढ़ो, AND एंड MADAM, मैडम DNA। इधर से पढ़ो तो सेम, इधर से पढ़ो तो सेम। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा इसको पढ़, बोलता है सर एंड मैडम DNA। मैंने कहा उधर से पढ़, कहता है DNA मैडम एंड। मैंने कहा गजब हो भैया, गजब हो, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे अनुक्रम या मैं बोलूंगा ऐसे शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं, इन शब्दों को बेटा जी याद रखना क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक। क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक शब्द बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गए शब्द। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे, ध्यान से सुनना। ये DNA है बेटा, मान लेते हैं। इस DNA पर अनुक्रम देखिएगा क्या मिल रहा है, GAATTC, क्या मिल रहा है, GAATTC। अब जरा सोचिए, इस रज्जू पर ये मिल रहा है, तो इसके विपरीत रज्जू पर क्या मिलेगा, GAATTC। देख लीजिए, GAATTC, 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 GAATTC। तो ऐसे अनुक्रम जो होते हैं, जो DNA पर मिलते हैं, ऐसे अनुक्रमों को जो एक रज्जू पर लेफ्ट टू राइट और दूसरी रज्जू पर राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, याद रखना, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोलते हैं, ठीक है। अब बाबू जरा ध्यान से सुनिएगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम हालांकि ये यूज में आएगा आपके कहां पर, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर ये आएगा शब्द। फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, शायद आप जानते भी होंगे, अगर जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब ये थे शब्द और ये है DNA में अनुक्रम। तो ऑब्वियस सी बात है, शब्द तो एक ही लाइन में लिखा गया है, DNA में अनुक्रम आमने सामने होंगे, तो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब हम पढ़ते हैं तो सेम मिलते हैं, उनको, उन अनुक्रमों को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पर्टिकुलरली यूकैरियोट्स में हम बात कर रहे थे कि ये जो यूकैरियोट का जो DNA, जैसे हमारा जो DNA है, उसमें ये समापक क्षेत्र का पता कौन लगाएगा, तो याद रखना यूकैरियोट्स में समापक क्षेत्र का पता कौन लगाएगा, यही कोर भाग लगाएगा। क्या बोला, ये जो समापक क्षेत्र है इसका पता कौन लगाएगा, यही कोर भाग लगाएगा। लेकिन कैसे पता लगाएगा, ये एक अनुक्रम की पहचान करेगा। कौन से अनुक्रम की, पैलिंड्रोमिक। याद रखना, तो ये किसका पता लगाएगा मेरे भाई, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम जहां मिल जाएगा, जैसे यहां पर मिल गया GAATTC, मान लो यहां पर मिल गया, ठीक है। अब ये क्या है, GAATTC, मान लो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है। अब ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम जैसे ही मिलेगा किसको, RNA पॉलीमरेज, जो आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, RNA बनाता जा रहा था, जैसे ही आगे पहुंचेगा ये अनुक्रम, जैसे ही मिलेगा, ये जैसे ही अनुक्रम मिला कोर भाग किसके, RNA पॉलीमरेज को, ये पैलिंड्रोमिक अनुक्रम जैसे ही मिलेगा ये
बंद कर देगा क्या, आरएनए बनाना। तो इस तरीके से समापक क्षेत्र का पता लगाया जाता है यूकैरियोट्स में। खुद कौन, आरएनए पॉलीमरेज का कोर भाग। अब ये हमारी बुक में ऐसे नहीं दे रखा, हमारी बुक में जो दे रखा है वो मैं अब आपको बताता हूं। ये चीज होती है यूकैरियोट्स में। अब पर्टिकुलरली मैं आपको बताता हूं प्रोकैरियोट्स में, ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। प्रोकैरियोट में कैसे होता है, ध्यान से सुनना। सेम वही का वही, ये था उन्नायक, ये संरचनात्मक जिस पर आरएनए बन रहा था, यहां तक बन गया मान लेते हैं। अब यहां पर आगे आ गया समापक, ठीक है, इसको हमने बोला है समापक। अब साहब ये जो समापक जो होएगा, क्या सर यहां पर भी पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होएगा? यस, इस समापक में भी यहां पर भी क्या होएगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। बस फर्क इतना सा होएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर भी क्या मिलेगा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलेगा, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होंगे, नाइट्रोजन क्षार। बस फर्क कितना सा होएगा, ध्यान से सुनना। यहां पर जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलेंगे समापक पे, और यहां पर जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिल रहे थे समापक पे, यहां पर जो पैलिंड्रोमिक, जो यूकैरियोट की बात करिए हमारी, यहां पर जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम थे, ठीक है, उसकी पहचान किसने करी? सर उसकी पहचान खुद आरएनए पॉलीमरेज के कोर भाग ने करी है, कोर भाग ने। लेकिन यहां पर प्रोकैरियोट्स में ना बेटा, इस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को, इस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम की पहचान जो है ना, वो अब कोर भाग नहीं करता, कोर भाग नहीं करेगा। वो कौन करता है, ध्यान से सुनना। कुछ विशेष कारक होते हैं जिनका नाम होता है रो कारक। जैसे आपको सिग्मा कारक याद है, सिग्मा कारक, सिग्मा पॉलीपेप्टाइड थी, ऐसे ही एक रो कारक है, रो, इसको हम क्या बोलते हैं, RHO, रो कारक होता है, रो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक है। अब ये जो रो कारक होते हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, बाबू ध्यान से सुनना। ये क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो पहचान करेंगे किसकी, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम की, जो यहां पर मिलेंगे। कर ली पहचान किसने, रो कारक ने। जब ये पहचान कर लेते हैं ना, फिर ये संदेश भेजते हैं किसको, आरएनए पॉलीमरेज के कोर भाग को। यानी आप खुद सोचिए, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज का खुद कोर भाग जो था वो खुद पहचान कर रहा था, लेकिन यहां पर उस कोर भाग के अंदर क्षमता नहीं थी पहचान करने की, तो उसकी सहायता करी किसने, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जिसको हमने बोला है रो कारक। वो पहचान करेगा और फिर संदेश देगा आरएनए पॉलीमरेज को, बस कर और मत बना, बस इतना ही बनाना है। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। फिर से बोलूं, फिर से सुनना। देखो, समापक एक क्षेत्र है, फिर से सुनिएगा, समापक एक क्षेत्र है जहां पर बंद करना है आरएनए के निर्माण को, ठीक है सर। क्या मिलेगा समापक में, कैसे पहचाना जाएगा? तो दोनों में, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में समापक क्षेत्र में मिलेंगे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। ये मैंने आपको बता दिया पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं सेम होते हैं, ठीक है। अब साहब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में क्या मिल रहा है, समापक क्षेत्र में पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है, बस उन्हें पहचानना है, बस और कुछ नहीं करना। तो साहब प्रोकैरियोट्स में पहचानने की क्षमता आरएनए पॉलीमरेज के कोर भाग के पास नहीं होती है। तो साहब कौन पहचानता है, तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका नाम होता है रो कारक, वो इन पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानते हैं। जैसे पहचान लेते हैं, संदेश भेजते हैं किसके पास, आरएनए पॉलीमरेज के पास, कि बस करो, बंद करो, यहीं तक ही बनाना है, आगे नहीं बनाना, क्योंकि आगे क्या आ गया है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम आ गया है। ये तो प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स थोड़े से एडवांस हैं, थोड़े से क्या है, आधुनिक है ना। हमारे अंदर क्या था, किसी रो कारक की जरूरत नहीं है, खुद यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर भाग होगा उसके पास क्षमता है पहचानने की, किसको, आपके पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को। ये कोर भाग पहचान लेगा पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को और बंद कर देगा, यहीं तक चलाएगा। चलो सर, तो इस तरीके से ये 3 चरणों में फाइनली हमारा क्या बन गया भैया, आरएनए बन चुका है, ठीक है। ये था अनुलेखन के 3 चरण। आई होप ये
तीन चरण जो थे, तीनों के तीनों चरण आपको समझ में आ गए होंगे। इनको बार बार रिवाइज करिएगा तभी जाकर समझ में आएंगे। ठीक है, चलें आगे। आप बोलेंगे अनुलेखन खत्म, नहीं रे, अभी तो और है। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं और हो सकता है वो आपको टफ भी लगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, ये हमारा डीएनए था और इस डीएनए में ये वाला शायद क्षेत्र जो था, इसको हमने बोला उन्नायक, इसको बोला हमारा समापक। ठीक, 3 डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश। चलो सर, हमने यहां पर आरएनए जो बनाया था वो यहां पर बनाया था। यहां पर ये आरएनए बनाया था। ठीक है, चलें आगे। ये वाला भाग क्या कहला रहा था सर? ये कहला रहा था संरचनात्मक, संरचनात्मक जीन कहला रहा था। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये संरचनात्मक जीन था और इसके ऊपर हमने बना दिया आरएनए। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब सर ये जो आरएनए जो बना है, अब ये क्या होएगा यहां से, ध्यान से सुनना। अब ये जो आरएनए जो बना है ये यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा और अलग होकर हमें क्या मिल जाएगा? एकल रज्जु की आरएनए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एकल रज्जु की आरएनए मिल गया। फिर से बोलूं, फिर से सुना। देखो, संरचनात्मक भाग था ना, उस पर हमने आरएनए बना दिया। अब ये आरएनए यहां से ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और जब ये टूट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आरएनए मिल जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा, सर ये जो आरएनए जो हमें मिला है क्या हम इसे एमआरएनए बोलेंगे? सर ये हमारा एमआरएनए आ गया। नहीं, नहीं, ये एमआरएनए नहीं है, ये एमआरएनए नहीं है। किसमें? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट में ये एमआरएनए नहीं है। हाँ, प्रोकैरियोट में, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट में जो बनेगा वो बनेगा सीधा सीधा एमआरएनए। प्रोकैरियोट में ये जो बनेगा वो सीधा सीधा क्या बनेगा? एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट में ये एमआरएनए नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? सर एमआरएनए तो आपने बताया था संदेशवाहक आरएनए। डीएनए का जो संदेश होएगा, इस संरचनात्मक भाग जो होएगा, डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन कहलाता है ना, ये डीएनए, इसका ये वाला भाग संरचनात्मक जीन कहला रहा था। इस जीन का संदेश इस आरएनए में आया, उसको हम बोलते हैं एमआरएनए। अब आपने बोला सर प्रोकैरियोट में तो ये जो आरएनए बना है वो एमआरएनए, लेकिन यूकैरियोट में जो आरएनए बना है वो एमआरएनए नहीं है, वो एचएनआरएनए। अब सर ये एचएनआरएनए क्या होता है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा। एचएनआरएनए को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, एचएनआरएनए को हम बोलते हैं विषमांगी। ध्यान से सुनिएगा, विषमंगी, विषमांगी नहीं, विषमंगी, याद रखना। या यूं लिख दीजिए, विषमांगी या विषम अंगी। क्या बोलते हैं? विषमांगी या विषम अंगी। केंद्रकीय विषम अंगी, केंद्रकीय, याद रखिएगा। आरएनए। अब आप बोलेंगे सर बड़ी भारी सी डेफिनेशन लिख दी है, विषम अंगी या विषम मांगी केंद्रकीय आरएनए। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब देखिए, इस शब्द से ना एक चीज तो पता लगी कि यूकैरियोट्स में सीधा एमआरएनए नहीं बनता है, डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए। अब ये एचएनआरएनए है क्या, इसको समझने से पहले ये दो शब्द देखिए, केंद्रकीय आरएनए। आप जानते हैं भैया आरएनए कहां पर बनेगा? केंद्रक में बनेगा। तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये जो आरएनए बना है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो सीधा सीधा बन जाता है एमआरएनए। यूकैरियोट्स में जो आरएनए बन रहा है वो एमआरएनए नहीं है, उसका नाम है एचएनआरएनए, जो केंद्रक में बन रहा है। लेकिन उससे पहले ये शब्द जो है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा,
ये मान लेते हैं हमारा, यानी किसका, यूकैरियोट्स का। अंग्रेजी में लिख देता हूं, यूकैरियोट्स का डीएनए है, ठीक है। और इस डीएनए का इतना सा भाग संरचनात्मक जीन कहला रहा था, बाकी इधर उन्नायक है, इधर समापक है। इसको हमने बोला संरचनात्मक जीन। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीज आगे बताने वाला हूं उसको गौर से सुनिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आती है और ये ऊपर से चला जाता है। तो कृपया करके कंसंट्रेशन से सुनिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड में भी और नीट में भी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूं, लेकिन कृपया करके सुनने पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बेटा जी, ये जो जीन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जीन जो होता है, इस जीन में, यूकैरियोट्स में, इस जीन में 2 प्रकार के भाग मिलते हैं। इस जीन में, जैसे यहां पर इस जीन में मैं लिख देता हूं ए टी सी सी जी ए जी टी ए जी सी सी ए टी, मान लेते हैं ये था। इसके विपरीत क्या होगा, टी ए जी जी सी टी सी ए टी सी जी जी टी ए, मान लेते हैं ये था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो संरचनात्मक जीन जो है, इस संरचनात्मक जीन में 2 भाग होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में 2 भाग होते हैं। मान लेते हैं इतना सा भाग, फिर इतना सा भाग, फिर इतना सा भाग, मान लेते हैं ये जो मैंने नीले रंग से बनाया है, ठीक है। और जो हरे रंग से बना रहा हूं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। 2 प्रकार के भाग मिलते हैं किसमें, संरचनात्मक जीन में। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भाग जो है, ये जो नीले नीले से मैंने आपको दिखाए हैं, ये भाग कहलाते हैं, ध्यान से सुनना, इनको हम बोलते हैं व्यक्तेक। जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तेक, ठीक है। और दूसरा भाग, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा भाग ये वाला भाग जो है, जो हरे हरे से मैंने बनाए हैं, ये वाला भाग जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस भाग को हम बोलते हैं, याद रखना, अव्यक्तेक। अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रॉन। अब आप बोलेंगे क्या होता है सर, आप मुझे बताना, ये शब्द जो है व्यक्तेक, ये किससे आया है, ये आया है व्यक्त होने से, और व्यक्त किससे आता है, अभिव्यक्त होने से। अब आप मुझे बताएं, अपने आप को अभिव्यक्त करना, सोचिए, मैं ही हंस रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, यानी मैं अपने आप को दर्शा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एग्जिबिशन, दिस इज कॉल्ड, हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति। अब आप मुझे बताएं, कोई चीज अभिव्यक्त हो रही है, यानी कोई चीज कार्य कर रही है, कोई चीज अपने आप को दर्शा रही है, तभी तो हम बोलेंगे क्या, अभिव्यक्त हो रही है। सोचिए, मैं भाग रहा था, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं अपने आप को दर्शा रहा हूं भागते हुए। तो जरा सोचिए, मैंने आपको बोला कि इस संरचनात्मक जीन में, यूकैरियोट्स में 2 भाग होते हैं। एक वो जो क्या कहलाते हैं, व्यक्तेक, यानी जो अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, इट मीन्स जो अपने आप को अभिव्यक्त करके प्रोटीन बनवाएंगे, यानी ये वो खंड हैं जीन के, ये वो खंड हैं इस डीएनए के जो आगे चलकर निर्माण करेंगे प्रोटीन का, सीधे सीधे शब्दों में। और जो नहीं करेंगे, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास मैसेज नहीं है, जिनके पास संदेश नहीं है, जो आगे चलकर कुछ कार्य नहीं करने वाले हैं, वो हैं अव्यक्तेक, जो अभिव्यक्त नहीं होंगे।
तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये दो मीनिंग समझ में आ गए हैं। व्यक्तेक यानी जो अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, यानी कौन? एक्सॉन। तो इस हिसाब से क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्रियाशील भाग जो है किसका? इस संरचनात्मक जीन में, जो आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, क्रिया करेगा, अभिव्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को दर्शाएगा, वो कौन है? व्यक्तिक, एक्सॉन। जो नहीं करेगा वो अव्यक्तिक। सिंपल। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? आइए अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमने बात कर दी यूकैरियोट्स की। अब आप पूछेंगे सर प्रोकैरियोट्स में? सर प्रोकैरियोट्स में आइए देखिए बेटा, प्रोकैरियोट्स में जो संरचनात्मक जीन था ना, जो संरचनात्मक जीन जो था, उस जीन में सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा अनुक्रम जो होता है वो व्यक्तेक होता है, एक्सॉन होता है। याद रखना, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। भूल मत जाइएगा, किसमें? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में याद रखना, संरचनात्मक जो जीन जो होता है, संरचनात्मक जो जीन जो होता है, ध्यान से सुनना, उस संरचनात्मक जीन में ओनली सिर्फ क्या मिलते हैं? एक्सॉन यानी व्यक्तेक मिलते हैं। यानी संरचनात्मक जीन में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? व्यक्तेक होंगे, अव्यक्तेत नहीं होंगे। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक्सॉन मिल रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा संरचनात्मक जीन अपने आप को क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। लेकिन यहां पर कुछ भाग ऐसे हैं जो अव्यक्तेत हैं, जो अभी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेंगे। तो पहली सिंपल सी चीज समझ में आ गई। चलें आगे। अब सर ये जो एचएनआरएनए था ये क्या था? सर यहां पर प्रोकैरियोट्स में तो सीधा एमआरएनए बन गया। एक एक करके चीज आएगी ना समझ में, हौले हौले। भारी है ये टॉपिक, तो इसको धीरे धीरे हौले हौले समझाना पड़ेगा। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई, चलें आगे। अब इधर देखिएगा, देखिए हमने प्रोकैरियोट्स में बोला, देखिए हमने प्रोकैरियोट्स में बोला कि प्रोकैरियोट्स में जो संरचनात्मक जीन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ए टी सी सी जी ए जी टी ए सी, टी ए जी जी सी टी सी ए टी और जी है ना। हमने बोला सर ये सारा का सारा क्या था? ये सारा का सारा क्या कहला रहा है? ये एक्सॉन कहला रहा है, व्यक्तेक है। यहां पर अव्यक्तेत नहीं मिलते। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास ये जो रज्जु थी ये कौन सी थी? सर आप बोलेंगे सर ये टेम्पलेट थी। और यहां पर जो रज्जु थी ये भी कौन सी थी? सर ये टेम्पलेट थी। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब इधर ध्यान से सुनना, इसी टेम्पलेट पर हम क्या बनाते हैं? सर इस टेम्पलेट पर हम बनाते हैं, सर क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। चलो अब देखिए यहां से यहां तक संरचना, ये तो उन्नायक था, ये समापक था, ये संरचनात्मक था, इसी पर ही तो बनेगा क्या? आरएनए। सर यहां पर बना आरएनए, इसके सामने बना। ठीक है, क्या बनेगा जरा देखिए, क्या बनेगा? ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी जी सी यू सी ए यू सी जी जी यू ए। ठीक है सर, ये हमारा क्या आया है? आरएनए। सिमिलरली यहां पर भी आरएनए बनेगा, इसके सामने बनेगा, इसी टेम्पलेट रज्जू पर बनेगा। ए के सामने यू ए जी जी सी यू सी ए यू जी। चलो सर बना दिया आपने आरएनए, दोनों में बना दिया। सर यहां पर भी आरएनए बना दिया, यहां पर भी आरएनए बना दिया। अब जरा सोचिए यहां पर जो आरएनए जो बना है मेरे पास, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर जो मेरे पास आरएनए बना है देखिएगा उसका अनुक्रम क्या है? यू है, ए है, जी है, जी है, सी यू सी ए और यूजी। अब आप मुझे बताइएगा, सिर्फ इतनी सी बात बताना, ये जो आरएनए बना है
ये जो आरएनए हमने बनाया है किस पे, टेम्पलेट रज्जू पर जो बनाया है आरएनए, इस आरएनए पर ये जो डीएनए की जो टेम्पलेट रज्जू थी, ये पूरा का पूरा भाग क्या था सर, व्यक्तेक था, एक्सॉन था। यहां पर कोई इंट्रॉन नहीं है, ठीक है, कोई इंट्रॉन नहीं था, अव्यक्तेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये पूरी रज्जू जो थी ये कैसी थी, व्यक्तेक थी। तो इससे जो आरएनए बनेगा उसमें क्या अव्यक्तेक का भाग आ रहा है, नहीं, सिर्फ किसका भाग आ रहा है, व्यक्तेक का। यानी सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन जो है, ये जो एक्सॉन जो था इस पर, यही तो परिवर्तित हो रहा है किसमें, आरएनए पर। अब ये जरा सोचिए, एक्सॉन के पास क्या था, संदेश था या नहीं था, सोचो सोचो सोचो। अभी मैंने आपको बताया था व्यक्तेक क्या होते हैं, जो अभिव्यक्त होते हैं, जो संदेश रखते हैं, जो संदेश रखते हैं अभिव्यक्त होने का, प्रोटीन बनाने का, यही होते हैं ना। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर ये जो आरएनए बना है ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनाया गया सर, एक्सॉन से। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो संरचनात्मक जीन होता है उसमें अव्यक्तेक नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक्सॉन होता है, व्यक्तेक होता है। व्यक्तेक का संदेश आरएनए में आ रहा है, तो ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा, संदेश वाहक आरएनए, क्योंकि यहां पर अव्यक्तेक नहीं था, सिर्फ व्यक्तेक था, एक्सॉन था। ये वाला डीएनए का भाग जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन है, इंट्रॉन्स नहीं है, तो इससे जो आरएनए बनेगा उसके पास इस व्यक्तेक का संदेश होगा, इसीलिए ये जो आरएनए इसका नाम है संदेशवाहक आरएनए। ये है बात प्रोकैरियोट्स की। लेकिन अब जरा यूकैरियोट्स में देखो। अब आप मुझे बताओ यूकैरियोट्स में जो आरएनए बना है, देख लेते हैं एक बार। ये आरएनए बना है, मान लेते हैं ये आरएनए बना है, क्या मिल रहा है इसमें, UAGGC, 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 UCAU, UCAU, CGGUA, यही था। अब आप मुझे बताना इनमें से ये वाला खंड जो था, ये वाला, ये नीले वाला जो था, ये व्यक्तेक था, तो इसका संदेश इस पर आया, ये आरएनए पर, ये वाला भाग, ये आरएनए है, ध्यान से सुनना, ये आरएनए है, ये आरएनए बनाया हमने, इस आरएनए पर व्यक्तेक का संदेश आ गया, यस आ गया। लेकिन उसके बाद क्या था सर, अव्यक्तेक था, उसका भी तो आया है, हाँ सर ये भी तो आया है। ये जरा सोचिए, ये था आपका अव्यक्तेक, जिसके पास इंफॉर्मेशन ही, संदेश ही नहीं था, लेकिन आरएनए तो बना। हाँ, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं, इसके पास वापस से इंफॉर्मेशन है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और फिर इसके बाद वापस से इंफॉर्मेशन है। तो मैं जो नीला नीला भाग बना रहा हूं, सोचिएगा, ये जो नीला नीला भाग जो मैं बना रहा हूं, ये आरएनए के वो भाग हैं जो किससे बने हैं, व्यक्तेक से, एक्सॉन से, डीएनए के एक्सॉन। यानी डीएनए में एक्सॉन भाग जो था उसका संदेश आरएनए में आ गया, अव्यक्तेक भी आरएनए में आ गया, व्यक्तेक भी आ गया, अव्यक्तेक भी आ गया। यानी दोनों प्रकार की चीजें आ रही हैं। कौन, एक्सॉन का संदेश भी आ रहा है, इंट्रॉन्स का भी आ रहा है। लेकिन इंट्रॉन्स का जो संदेश है इसके पास कुछ है ही नहीं, ये वेस्ट है, बेकार है, खराब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके आरएनए में आ गए हैं। अब आप मुझे बताएं, आपको किसकी जरूरत है प्रोटीन बनाने के लिए इस आरएनए में? इस आरएनए में आपको किसकी जरूरत है? व्यक्तेक के द्वारा जो संदेश आ रहे हैं आरएनए में, कि अव्यक्तेक के द्वारा जो आ रहे हैं? आप बोलेंगे सर एक्सॉन्स के द्वारा जो आरएनए बनाया जा रहा है उसके संदेश की जरूरत है, प्रोटीन बनाने में इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, ऐसा आरएनए जिसमें दो चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है? व्यक्तेक की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, अव्यक्तेक की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो जरा सोचिए, विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। आप मुझे बताएं, ऐसे आरएनए में दो अलग अलग चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं? एक इंट्रॉन्स का भाग मिल रहा है और एक एक्सॉन्स का भाग मिल रहा है। ऐसे आरएनए को हम क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए, जो यूकैरियोट में मिलता है। आया समझ में? ये ऊपर से उड़ गई है चीज। फिर से बताऊं,
फिर से सुनना, वापस से सुनना, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए प्रोकैरियोट में तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोट में सर, प्रोकैरियोट में सब कुछ एक्सॉन था, सब कुछ व्यक्तिक था, सब कुछ संदेश है इसमें प्रोटीन बनाने का। तो ये सारा का सारा जो आरएनए बनेगा वो संदेश वाहक आरएनए बनेगा, ठीक है। लेकिन सर जो यूकैरियोट्स में जो संरचनात्मक जीन था उसमें कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, आई थे, ई थे, ई थे, आई थे, आई थे, ई थे। ई क्या है? एक्सॉन। आई क्या है? इंट्रॉन। याद रखना, ये अपने आप इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ऐसे डीएनए से जब आप आरएनए बनाएंगे तो उस आरएनए पर इंट्रॉन का भाग भी आएगा, एक्सॉन का भी आएगा, इंट्रॉन का भी आएगा, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब इसमें से जो इंट्रॉन से भाग जो आता है वो कूट लेखन होगा कि अकूट लेखन होगा? कूट लेखन यानी जिसके पास संदेश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। एक्सॉन से आएगा, इसके पास संदेश होगा, इसके पास फिर नहीं होगा, इसके पास होगा, इसके पास नहीं होगा, इसके पास होगा। सोचिए, समझ में आ गई इतनी सी बात। अब आप मुझे बताएं, इनकी जरूरत है क्या? नहीं सर, ये तो वेस्ट है, हमें तो जरूरत इन भागों की है जो एक्सॉन से बनाए गए हैं। तो ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा? सबसे पहली बात बेटा, ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। क्यों? क्योंकि इसमें सारा का सारा भाग जो था वो संदेश वाहक नहीं था, उसमें से कुछ ऐसे भाग भी थे जिसके पास संदेश नहीं था। यानी दो चीजें मिल रही हैं। कौन सी? विषम चीजें मिल रही है यहाँ पर। यानी इस आरएनए का अगर मैं अंगभूत देखूं, इस आरएनए को अगर मैं देखूं तो इसमें विषमताएं मिल रही हैं। सारी चीज ए टू जेड एकदम सेम नहीं है, विषमताएं मिल रही हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा भाग भी होएगा जिसके पास संदेश नहीं है, कुछ ऐसा भी है जिसके पास संदेश है। तो इसीलिए इस आरएनए को हमने क्या बोला है? एचएनआरएनए, जो यूकैरियोट्स में बनता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सीधा का सीधा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। बताएं, यहां तक की बात समझ में आ गई है? चलें आगे। अब अभी और रह रहा है, अभी और भी चीजें, ध्यान से सुनिएगा। सर ये तो समझ में आ गया, अब आगे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो इंट्रॉन से बनाए गए थे इनके पास संदेश नहीं था, और जो एक्सॉन से बनाए जा रहे हैं इनके पास संदेश है। अब जिनके पास संदेश है ना, ये पूरे के पूरे भाग, या मैं बोलूंगा इधर देखिए, और इनके पास संदेश नहीं है क्या बनाने का? प्रोटीन बनाने का। सर इनके पास संदेश है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे एक डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? आप बोलते सर जीन कहलाता है। वो जीन जो आगे चलकर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रोटीन बनाता है। आप मुझे बताएं, क्या ये जीन पूरा का पूरा जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है? नहीं। इसका पर्टिकुलरली कौन सा भाग अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है? व्यक्तिक भाग अभिव्यक्त करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो याद रखना, ऐसे व्यक्तिक को मिलाकर, ऐसे सारे के सारे व्यक्तिक को मिलाकर बोला जाता है समपार। क्या बोलते हैं बच्चे? समपार। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्ट्रॉन या सिस्ट्रान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रान, इंग्लिश में सिस्ट्रॉन। तो आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना, नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक डीएनए की, ध्यान से सुनना, एक डीएनए की क्रियाशील भाग को क्या बोलते हैं? एक डीएनए के क्रियाशील भाग को हम क्या बोलते हैं? जो क्रिया करता है, ये एक डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्रियात्मक, जो क्रिया करेगी, जो प्रोटीन बनाएगी। जरा सोचिए, क्या ये बनाएगा? नहीं। ये बनाएगा? नहीं। ये बनाएगा? नहीं। ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे। कौन करेगा? ये ऐसे सारे के सारे एक्सॉन्स, ऐसे सारे के सारे एक्सॉन, यानी ऐसे सारे के सारे व्यक्तिक मिलकर क्या कहलाते हैं? सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपार कहलाते हैं, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलें आगे। अब इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। ये मान लेते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये मान लेते क्या था? यूकैरियोट था। कौन था बेटा? ये यूकैरियोट था, है ना। इस यूकैरियोट में इंट्रॉन भी थे, एक्सॉन भी थे, इंट्रॉन भी थे, एक्सॉन भी थे। इंट्रॉन के पास संदेश नहीं है, एक्सॉन के पास है।
हाँ है। इंट्रॉन आगे चलकर प्रोटीन नहीं बनवाएंगे, हालांकि आरएनए तो बनेगा लेकिन वो आरएनए का भाग बेकार है, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इंट्रॉन है इसके पास संदेश नहीं है, बेकार है, एक्सॉन के पास है। ऐसे सारे के सारे एक्सॉन को मिलाकर हमने क्या बोला है, सिस्ट्रॉन बोला है। अब याद रखना, एक संरचनात्मक जीन में, एक संरचनात्मक जीन में, ये संरचनात्मक जीन एक जीन है, इस एक जीन में केवल एक सिस्ट्रॉन मिलता है, यानी ऐसे कई सारे एक्सॉन मिलकर क्या कहलाते हैं, वन सिस्ट्रॉन, एक सिस्ट्रॉन। तो याद रखना, यूकैरियोट्स में संरचनात्मक जीन जो होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। भूल मत जाइएगा, कैसा होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। ये सारे के सारे मिलकर एक सिस्ट्रॉन कहलाएंगे, एक जो आगे चलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे या एक प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन या एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, बेटा किसकी बात करूं, प्रोकैरियोट्स की। कहां गया, हाँ जी कहां गया, प्रोकैरियोट्स किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया भैया, हाँ ये रहा, यही तो है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट में ध्यान से सुनिएगा, देखिए यूकैरियोट में क्या था, फिर से सुनिएगा, यूकैरियोट में ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी चीज एक बार वापस से रिवाइज करूंगा। यूकैरियोट में जो संरचनात्मक जीन था उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों थे, प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन थे। क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। एक्सॉन वो होता है जो आगे चलकर प्रोटीन बनवाता है, इंट्रॉन नहीं बनवाता है। और सिंपल तरीके से समझ में आया, सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं वापस से दोहराऊंगा, फिर से दोहराऊंगा, देखो फिर से ध्यान से सुनना। हमने बोला प्रोकैरियोट में एक संरचनात्मक जीन है, यूकैरियोट्स में भी एक संरचनात्मक जीन है, ठीक। प्रोकैरियोट्स में जो ये संरचनात्मक जीन है, इसमें सारा संरचनात्मक जीन जो है वो क्या है, एक एक्सॉन है, एक्सॉन सारा एक्सॉन है, कोई इंट्रॉन नहीं है यहां पर। जबकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। एक्सॉन वो खंड था इस जीन का, वो खंड था जिसके पास संदेश है क्या बनाने के, प्रोटीन्स बनवाने के, है ना, ठीक है सर। यहां पर है ही नहीं इंट्रॉन, सारा का सारा एक्सॉन है, ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर ऐसे जीन से जो आरएनए बनेगा उसमें इंट्रॉन्स का भाग भी आएगा, एक्सॉन का भी आएगा। जिसके पास संदेश था आरएनए में वो एक्सॉन का भाग ये था, इंट्रॉन के पास संदेश नहीं है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है। जबकि यहां पर प्रोकैरियोट्स में सारा का सारा एक्सॉन था, तो इससे जो आरएनए बनेगा उसके पास सारा संदेश होगा, इसलिए हमको सीधा बोला एमआरएनए, जबकि यहां पर जो बना था उसको हमने बोला एचएनआरएनए। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया, अब ध्यान से सुनना, और भी इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलरली यहां पर यूकैरियोट्स में जो एक्सॉन जो होते हैं, ये सारे एक्सॉन मिलकर क्या कहलाते हैं, वन सिस्ट्रॉन। सारे के सारे एक संरचनात्मक जीन में, एक संरचनात्मक जीन में सारे के सारे एक्सॉन मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा जी, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। याद रखना, सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, सिस्ट्रॉन कहलाते हैं। कितने, वन सिस्ट्रॉन, वन, जिसके पास मोनोसिस्ट्रॉनिक बोला, जिसके पास संदेश है एक प्रोटीन बनाने का, वन प्रोटीन बनाने का, वन, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं ना, प्रोकैरियोट की, तो ये वाला भाग एक सिस्ट्रॉन है, ये वाला भाग एक सिस्ट्रॉन है, और ये वाला भाग एक सिस्ट्रॉन है। अब जरा सोचिए, एक संरचनात्मक जीन में सारे के सारे एक्सॉन्स थे, इंट्रॉन्स तो था ही। अब वहां पर सारे के सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या कहला रहे थे, वन सिस्ट्रॉन। बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या कहला रहे थे, वन सिस्ट्रॉन। यहां पे सारे एक्सॉन ही है लेकिन वो मिलकर वन सिस्ट्रॉन नहीं है, एक ये सिस्ट्रॉन, एक ये सिस्ट्रॉन, एक ये सिस्ट्रॉन। अब आप जरा सोचिए, संरचनात्मक जीन प्रोकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना,
एक सिस्ट्रॉन आगे चलकर क्या बनाता है, एक सिस्ट्रॉन आगे चलकर क्या बनाता है, एक प्रोटीन। तो सर ये जो यूकैरियोट्स में एक संरचनात्मक जीन है, ये आगे चलकर एक संरचनात्मक जीन में एक सिस्ट्रॉन मिल रहा है, यानी एक क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहां पर एक संरचनात्मक जीन में कई सारे सिस्ट्रॉन है, तो कई सारे क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा। तो याद रखना प्रोकैरियोट्स में कौन सी कंडीशन होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक डीएनए का जो क्रियाशील भाग होता है क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन। यहां पर कई सारे सिस्ट्रॉन है, यानी कई सारे प्रोटीन बनेंगे। इस संरचनात्मक जीन में एक ही सिस्ट्रॉन था जो कई एक्सॉन से मिलकर एक सिस्ट्रॉन बना था। यहां पर कई सारे एक्सॉन्स थे या सारे के सारे एक्सॉन थे, कुछ एक्सॉन एक सिस्ट्रॉन, ये एक सिस्ट्रॉन, ये एक सिस्ट्रॉन। ये थी कहानी सिंपल सी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज और बता देता हूं। देखिए हमारी बात कर रहे हैं यानी यूकैरियोट्स की बेटा जी। देखिए प्रोकैरियोट्स में तो सीधा सीधा हमारा क्या बन गया था बेटा जी, प्रोकैरियोट्स में तो सीधा सीधा हमारा एमआरएनए बन गया था। चलो ये तो हमारा काम खत्म हो गया भाई, हमें अनुलेखन में क्या बनाना था, एमआरएनए। प्रोकैरियोट्स में तो बन गया, लेकिन यूकैरियोट्स में तो एचएनआरएनए बनाए। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, एमआरएनए। यानी अब इस आरएनए से हमें चाहिए एमआरएनए, और एमआरएनए जिसके पास सिर्फ संदेश होगा, और हम जानते हैं एचएनआरएनए जिसमें कुछ भाग संदेश युक्त है जो एक्सॉन से बनाया गया और कुछ भाग जिसमें संदेश नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सर हमें इन खंडों को हटाना है और जो ये वाले जो खंड है जिनके पास संदेश है इनको जोड़ना है। जब इनको जोड़ देंगे, इनको हटा देंगे, इनको जोड़ देंगे, हमारे पास आ जाएगा एमआरएनए। तो याद रखना इस तरीके से एचएनआरएनए विषमांगी आरएनए से अगर मुझे एमआरएनए बनाना है तो मुझे किसको हटाना पड़ेगा, सोचिए, अव्यक्तेक को हटाना पड़ेगा। अव्यक्तेक को हटाना पड़ेगा और व्यक्तेक को जोड़ना। अव्यक्तेक को हटाना यानी ये वाले भाग जो अव्यक्तेक से आए थे, इंट्रॉन से आए थे, इनको तो हटाएंगे और जो बाकी जो बचे हुए भाग है इनको जोड़ेंगे। अब जरा सोचिए, इतना सा भाग हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो जगह बीच में खाली होगी, तो वापस से जोड़ना भी तो पड़ेगा ना इनको। किनको, व्यक्तेक को। अब साहब ये प्रक्रिया जो होती है क्या कि एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है बेटा जी, इसको बोला जाता है संबंधन। संबंधन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, संबंधन या स्प्लाइसिंग, जिसको बेटा जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब क्या है स्प्लाइसिंग, क्या है संबंधन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारा डीएनए था, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, वापस से जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स की, यानी हमारी सुकेंद्र की कोशिकाओं की, जिसमें ये डीएनए था 3' 5' 5' 3', जिसमें पर्टिकुलरली ये वाली जो रज्जू जिसका नाम था टेम्पलेट, इस टेम्पलेट रज्जू पर हमने बनाया यहां से क्या, अनुलेखन करके एमआरएनए नहीं, क्या बना था, एचएनआरएनए। विषमांगी केंद्रकीय आरएनए बता दिया है क्या होता है। क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था इस डीएनए में अगर इतना सा भाग संरचनात्मक इकाई है तो इस संरचनात्मक इकाई या संरचनात्मक जीन जो है उसमें दो प्रकार के भाग मिलते हैं, एक होते हैं व्यक्तेक और एक होते हैं अव्यक्तेक, एक होते हैं इंट्रॉन और एक्सॉन। किसी भी क्रम में मिल सकते हैं, इंट्रॉन के बाद लगातार इंट्रॉन भी आ सकते हैं, बीच में एक्सॉन भी आ सकते हैं। तो कहने वाली बात है क्या, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों मिलते हैं, व्यक्तेक और अव्यक्तेक दोनों मिलते हैं। क्या था व्यक्तेक, जो अभिव्यक्त होएगा, जिसके पास संदेश क्या बनाने के, प्रोटीन्स बनाने के। अव्यक्तेक बेकार है, कोई क्रियात्मक भाग ही नहीं है, उसके पास संदेश नहीं है। अब अव्यक्तेक से जो आरएनए बना था और व्यक्तेक से जो आरएनए बना है, यानी ये दोनों ही आ रहे हैं किसमें, आरएनए में।
ये दोनों अभिव्यक्त हो रहे किसमें? आरएनए में, जिसमें अव्यक्तिक से जो भाग आएगा जिसके पास संदेश नहीं है, जो अकूट लेखनीय भाग होगा। कैसा भाग होगा ये? अकूट लेखनीय भाग जिसके पास संदेश नहीं है। फिर एक्सॉन से जो आएगा संदेश होगा, फिर एक्सॉन से आया संदेश, इंट्रॉन से आया संदेश नहीं, एक्सॉन से आया संदेश है, इंट्रॉन से आया संदेश नहीं, एक्सॉन से आया संदेश है। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है, ये वाला आरएनए का, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनके पास संदेश नहीं है, तो इनकी जरूरत नहीं है, तो इनको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फेंक देना पड़ेगा। और जिनके पास संदेश है, जब ये कट जाएंगे, ये हट जाएंगे, तो इनको वापस से जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु ध्यान से सुनना, ये दोनों चीजें मिल रही हैं आरएनए में, इसलिए ये विषम आरएनए था। विषम का मतलब एक होता है सम, जिसमें सारी चीजें समान है। अब जरा सोचिए, सारा का सारा अगर क्या होता, एक्सॉन से बना होता, तो सारा का सारा समान होता, लेकिन यहाँ पर इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों से बनाया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये जो खंड जो होएगा आरएनए का, इसमें दोनों चीजें मिल रही है। एक इंट्रॉन से आया हुआ संदेश भी है और एक्सॉन से आया हुआ संदेश है, लेकिन संदेश वास्तव में किसके पास है? एक्सॉन से आए हुए के पास है। यहाँ पर इसके पास संदेश है, इनके पास संदेश नहीं है, यहाँ पर जो आरएनए में थे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इनको हटाना और इनको जोड़ना। लेकिन बंधु ध्यान से सुनिएगा, ये जो आरएनए था विषमांगी केंद्र की आरएनए जो था, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है, बहुत ज्यादा। कैसा होता है? अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब जैसे ही बनेगा ना, तुरंत क्या हो सकता है? टूट सकता है, तुरंत 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 खत्म हो सकता है, तुरंत टूट सकता है। हाँ जी, कैसा है? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अस्थायी है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये अस्थायी है, अनस्टेबल है, ये जल्दी से टूट गया, सोचो अगर ये टूट गया तो काम ही खत्म, बेकार हो गया, ये तो प्रक्रिया ही खराब हो गई। क्यों? क्योंकि अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ओ टुकड़े हो गए, खत्म हो गया, आरएनए खत्म हो गया, ना एमआरएनए बन पाएगा, ना एमआरएनए बन पाएगा तो ना ही सीधे बात है प्रोटीन बन पाएगा। तो हमें क्या करना है? जरा सोचिए, हमें इसको टूटने से बचाना है, क्योंकि ये अस्थायी है, जल्दी से बिखर सकता है, हमें इसको टूटने से बचाना, यानी इसकी जो अस्थिरता जो थी उसको थोड़े समय के लिए हमें स्थायी करना पड़ेगा, स्थिरता लानी पड़ेगी। अब साहब स्थिरता कैसे लेकर आए, हम इसको स्थायी कैसे करें? आइए सबसे पहले हम इसको स्थायी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसके अंदर स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, हम इसके, ध्यान से देखिएगा, हम इसके 5 डैश सिरा था ना ये, और ये कौन सा था? 3 डैश सिरा था। ये 5 डैश सिरा और ये 3 डैश सिरा। ठीक है, अब मैं ना एक काम करने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, इसको इस तरीके से समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये मान लो एक पेन है, ये जल्दी से टूट सकता है, ये बहुत ही लचीला है, ये जल्दी से टूट सकता है, बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। तो अगर मैं इसके यहां पर इस भाग पर कुछ लगा दूं, सकता है, तो अगर मैं इसके यहां पर इस भाग पर कुछ लगा दूं और इस भाग पर कुछ लगा दूं, दोनों तरफ से जकड़ लूं, पकड़ लूं, जकड़ लूं, तो ये टूट पाएगा? नहीं। बस वही करने वाला हूं, क्या कि एक इस सिरे पर कुछ ना कुछ लगा दूंगा और इस सिरे पर कुछ ना कुछ लगा दूंगा, दोनों जगह से दबाव पड़ेगा, इधर से भी इधर से भी। जब दबाव पड़ेगा तो ये टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, बिखर नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा। यही तो करना था ना, समझे? मीनिंग समझ में आया कि भैया डीएनए की टेम्पलेट रज्जू से बना आरएनए जो है वो एचएनआरएनए है, जिसमें दोनों भाग आ रहे हैं, इंट्रॉन्स का संदेश भी आ रहा है, एक्सॉन का संदेश भी आ रहा है, लेकिन वास्तव में प्रोटीन बनाने के संदेश जो एक्सॉन से जो आया है आरएनए में, उसके पास है, इंट्रॉन्स के पास नहीं है। तो ये आरएनए क्या कहला रहा था? एचएनआरएनए। लेकिन ये जो बना है ये बहुत ही ज्यादा क्या है? अस्थायी है, जल्दी से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है, बिखर सकता है। तो इसको हम स्टेबल कैसे करें? तो हम इसके दोनों सिरों पर कुछ ना कुछ लगाएंगे, जिससे दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा और ये टूटेगा नहीं, बना रहेगा। अब आप बोलेंगे सर क्या लगाएंगे? तो याद रखना, पर्टिकुलरली ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली 5 डैश सिरे पर ध्यान से सुनिएगा,
5 डैश सिरे पर और 3 डैश सिरे पर कुछ लगाया है। अब क्या लगाया है, ध्यान से सुनना। 3 डैश सिरे पर हमने लगभग 200 एडेनिन लगा दिए हैं, या जिसको हम एडिनाइलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या लगा दिए हैं? 200 एडिनाइलिक अम्ल एडिनाइलिक अम्ल। अब आप बोलेंगे एडिनाइलिक अम्ल क्या होता है? अरे प्रभु जरा सोचिए, एडेनिन एडेनिन क्या होता है? एडिनाइलिक अम्ल तो होता है। तो याद रखना सिंपल, ए, अरे भैया ए, नाइट्रोजन क्षार ए, ठीक है। तो एडिनाइलिक अम्ल लगा दिए हैं 200 एडिनाइलिक अम्ल यहां पर लगा दिए हैं, जो यहां पर इधर से प्रेशर डालेंगे। अब ये प्रक्रिया जो होती है पर्टिकुलरली कौन से सिरे पर होती है मेरे भाई? याद रखना 3 डैश सिरे पर होती है। 200 एडिनाइलिक अम्लों को जोड़ दिया 3 डैश सिरे पर। इस प्रक्रिया का नाम याद रखना, इसे बोला जाता है पुच्छन, पूंछ लगा दी है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुच्छन। अंग्रेजी में बोलते हैं टेलिंग, यानी टेल लगा दी है, एक पूंछ लगा दी है। 3 डैश सिरे पर एक पूंछ लगा दी है जो 200 एडिनाइलिक अम्ल से बनी हुई है, यहां पर लगा दी है। ठीक है सर, ये हमारा सबसे पहला चरण था। ठीक है, 3 डैश सिरे पर एक टेल लगा दो, एक पूंछ लगा दो जो 200 एडिनाइलिक अम्लों से बनी हुई है 3 डैश सिरे पर। जबकि 5 डैश सिरे पर, 5 डैश सिरे पर हम क्या कर रहे हैं भैया? हम यहां पर कैप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैपिंग कर रहे हैं, कैपिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं आच्छादन, कैपिंग। ठीक है, कहां पर? 5 डैश सिरे पर। अब आप बोलेंगे सर क्या लगा रहे हो, सर क्या लगा रहे हो? तो यहां पर हम जो लगा रहे हैं वो है 7 mg। अब आप बोलेंगे 7 मिलीग्राम, नहीं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेवन मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जरा सोचिए ग्वानोसिन क्या था? ग्वानिन प्लस शर्करा, ग्वानिन प्लस शर्करा क्या कहलाता है? ग्वानोसिन। और उसके साथ क्या जोड़ दिया? ट्राइफॉस्फेट। और उस ग्वानिन जो है, ग्वानिन, उसके 7वें पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी जोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेटा जिसको ग्वानिन की संरचना याद नहीं है, जिसको प्यूरिन की संरचना याद नहीं है, उसको क्या ही समझ में आएगा, है ना? तो कृपया करके याद करिए, प्यूरिन पढ़ा था, प्यूरिन के 2 उदाहरण थे, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। तो ग्वानिन जब शर्करा से जुड़ता है तो क्या बनता है? ग्वानोसिन। और उस ग्वानिन के 7वें पोजीशन पर मैंने मिथाइल समूह जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 7 मिथाइल ग्वानोसिन। और इस ग्वानोसिन पे एक फॉस्फेट नहीं है, 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो ऐसी संरचना 5 डैश सिरे पर जुड़ती है, एक कैप की तरह, एक कैप की तरह यहां पर 5 डैश सिरे पर जुड़ती है। इसको बोला जाता है कैपिंग, यानी आच्छादन। और यहां पर 3 डैश सिरे पर एक पूंछ जुड़ रही है जिसको बोला गया है पुच्छन। तो भैया 5 डैश सिरे पर, मतलब वापस से वही चीज, ये एक पेन है जो बिखर सकता था, यहां से कुछ लगाया, यहां से कुछ लगाया, यहां पर 5 डैश सिरे पर पर्टिकुलरली क्या लगाया था? 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रक्रिया क्या कहला रही थी? आच्छादन, यानी कैपिंग। और 3 डैश सिरे पर टेल लगा दिए, 200 एडिनाइलिक अम्लों की टेल लगा दिया, एडेनिन की लगा दी, बस एडेनिन की। ठीक, अब जरा सोचिए यहां से यहां तक हमने किया क्या है? ये हमने क्या एमआरएनए बनाया? ना 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 ना, यहां से यहां तक हमने क्या किया है? हम स्थिरता लेकर आए हैं।
स्थिरता लाते हैं। सबसे पहले संबंधन प्रक्रिया में, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एचएनआरएनए बना था ना, किससे, अनुलेखन में, किसमें, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स नहीं। यूकैरियोट्स में डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता, पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में डीएनए में इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में केवल एक्सॉन थे, इंट्रॉन्स थे ही नहीं। जब इंट्रॉन्स नहीं थे तो जरा सोचिए, आकूट लेखनीय भाग नहीं बनेगा, जिसके पास संदेश नहीं है वो बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं आरएनए में। जब आएगा ही नहीं तो सीधा क्या बनेगा, संदेशवाहक आरएनए। याद करिए, बताया था पिछले लेक्चर में। लेकिन यहां पर इंट्रॉन्स है, एक ऐसा खंड डीएनए का जिसके पास संदेश नहीं है। अब जब संदेश नहीं है, आएगा तो सही किसमें, आरएनए में अभिव्यक्त तो होएगा, लेकिन उसके पास सूचना ही नहीं है, आकूट लेखनीय भाग है, वेस्ट है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। जब वो हटेगा और कूट लेखनीय भाग जुड़ेंगे तो बनेगा एमआरएनए। लेकिन उससे पहले ये जो एचएनआरएनए था ये अनस्टेबल था, सबसे पहले हमने इसको स्टेबल किया, अस्थायी को हमने सबसे पहले स्थिर किया है, स्थायी किया है। कैसे किया है, 5 डैश सिरे पर 3 डैश सिरे पर कैपिंग कर दी है, टेलिंग कर दी है। चलो सर अब आगे क्या करेंगे, अब हम जानते हैं इस आरएनए में, इस एचएनआरएनए में जो स्थिर तो हो गया, अब इसमें जो बेकार भाग है, जो इंट्रॉन्स से आए थे, उन्हें हटाना है। क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा एचएनआरएनए जिस पर हमने टेल लगा दी, जिस पर हमने कैप लगा दी है, कैप हमेशा 5 डैश, टेल हमेशा 3 डैश। इसमें वो भाग जिसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है, नहीं है, नहीं है और है, मान लेते हैं। ये वो भाग है जो एक्सॉन से आया और ये जो इंट्रॉन से आया, खत्म। ये हमारा एचएनआरएनए है, ठीक है। यहां पर एडिनाइलिक या एडेनिन जोड़ रखे हैं 200, 7 mg है, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सर हमें इस भाग को यहां से, ये वाला जो भाग है सर, ये वाला जो भाग है सर, ये वाला जो भाग है आरएनए का, ये वाला हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास संदेश नहीं है। तो क्या करें सर, यहां से काटेंगे। अब साहब काटेगा कौन, ध्यान से सुनना। अब ये काटने का काम, यहां से इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, ठीक है। अब साहब ये काटने का काम देखो, इस तरीके से काट दिया, बनाता जा रहा हूं मैं। सर ये हमने काट दिया है, ठीक है। अब इतना सा भाग जो था, ये जो था, ये वो है जो एक्सॉन से आए हुए हैं, ठीक है। और वो भाग जो हमने काट दिया है यहां से, वो भाग जो हमने यहां से काट दिया, ठीक है, समझ में आया, काट दिया यहां से। चलो अब सर ये करने के लिए उत्तरदायी कौन था, सर यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया जो थी, ये करने के लिए उत्तरदायी कौन था, काटने के लिए उत्तरदायी कौन था। तो प्रभु ये काटने के लिए उत्तरदायी था कौन, राइबो न्यूक्लिएज। कौन, राइबो न्यूक्लिएज कौन है बेटा जी, वो एंजाइम जो इस एचएनआरएनए में इन खंडों को क्या कर देगा, काट देगा। चलो सर काट दिया, अब इनका तो उपयोग है नहीं सर, अब क्या होगा, इनका क्या होगा, तो ये केंद्रक में पड़े रहते हैं, ये केंद्रक में पड़े रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कहां पर पड़े रहेंगे, ये सारा काम कहां हो रहा है, केंद्रक में, ये केंद्रक में पड़े रहेंगे, ठीक है सर। अब सर हमारे लिए तो ये यूजफुल था, ये एक्सॉन से आए हुए हैं जिनके पास संदेश है प्रोटीन बनाने का, है ना। अब इनका क्या करें सर, इनको जोड़ेंगे। अब बेटा इनको जब जोड़ेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। पहले इतना लंबा था, जब ये हटा दोगे और इनको जोड़ोगे,
इस खंड को जोड़ा, इस खंड को जोड़ा, इस खंड को जोड़ा और इस खंड को जोड़ा, तो जब ये पास पास आएंगे तो ये छोटा नहीं हो जाएगा? हाँ सर छोटा हो जाएगा। अब साहब ये जोड़ने का कार्य किसने किया? ये जोड़ने का कार्य कौन करता है? आरएनए लाइगेज। अब याद करिए, लाइगेज शब्द याद आ रहा है? ओकाजा की खंड जो जोड़े थे, याद आ रहा है? वहां डीएनए लाइगेज था, यहाँ आरएनए लाइगेज है। वहां डीएनए के खंडों को जोड़ा था, यहाँ आरएनए के, एचएनआरएनए के वो खंड जिनके पास संदेश है प्रोटीन बना के, कूट लेखनीय रज्जु है, ये कूट लेखनीय भाग हैं, ठीक है। इनको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? आरएनए लाइगेज। बेटा यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है ना, ये पूरी प्रक्रिया यहां से यहां तक की, ये कहला रही है संबंधन, स्प्लाइसिंग। बस खत्म। इतनी सी बात बताएं, क्या ये इतनी सी? स्प्लाइसिंग, सिंपल सी, समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? चले आगे। कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इधर देखिएगा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर स्प्लाइसिंग में कितने एंजाइमों की जरूरत पड़ रही है? आप बोलेंगे सर दो, एक तो राइबो न्यूक्लियेज और एक आरएनए लाइगेज। एक ने काटा इन आकूट लेखनीय रज्जुओं को जो इंट्रॉन से आए थे, इनको काटा, हटा दिया, और जो कूट लेखनीय भाग है उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसने? आरएनए लाइगेज ने। ये क्या कहला रहा है? संबंधन, स्प्लाइसिंग। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो करते ही है, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो ये स्प्लाइसिंग यानी संबंधन करते हैं। कौन? आप बोलेंगे सर इनके अलावा कोई और भी होते हैं? यस होते हैं। अब कौन होते हैं? ध्यान से सुनना, उनका नाम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को ये शब्द याद आ रहा हो, किसी भी बच्चे को ये शब्द याद आ रहा हो, याद करिए मैंने बताया था आज से करीबन 4 से 5 लेक्चर पहले, जब अनुलेखन स्टार्ट किया था तब बताया था। डीएनए से आरआरएनए बनाया था यूकैरियोट्स में, एमआरएनए बनाया था, टीआरएनए बनाया था। याद आ रहा है? टीआरएनए जब यूकैरियोट्स में बनाया था तो कौन सा एंजाइम यूज में लिया था? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। याद आ रहा है? उस आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या क्या बनाया था? सर टीआरएनए और सर 5S आरआरएनए, और एक और चीज लिखी थी, याद आ रही है? ये लिखा था, क्या लिखा था? SMRNA। क्या थे ये? शॉर्ट, छोटे न्यूक्लियर केंद्रकीय आरएनए लिखा था ना। तो छोटे छोटे केंद्रकीय आरएनए, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए और शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनपी। अब आप बोलेंगे ये क्या है सर? ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज हो गए ना? सुनो, देखिए एस का मतलब क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब तो समझ में आता है ना, छोटा। एस का मतलब क्या? सर शॉर्ट यानी छोटा। एन का मतलब न्यूक्लियर, तो शॉर्ट न्यूक्लियर तो हो गया भैया SN, यहां पर भी और यहां पर भी। चलो, छोटे छोटे केंद्रक में मिलने वाले कौन? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनपी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब आपका माथा चक्कर आ जाएगा, मुझे पता है। अब आपका माथा चक्कर आ जाएगा, अरे क्यों करते हो भाई? सिंपल सी चीज है, सोचो। एक है आरएनए, एक है आरएनए और एक है आरएनए प्रोटीन के अंदर। ये है आरएनए और ये है आरएनए भी है जो किसके अंदर है? प्रोटीन के अंदर है। खुद सोचो, इसको मैं क्या बोलूंगा? ये छोटा सा आरएनए, ध्यान से सुनो। ये मान लो एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, ये कोशिका के अंदर कौन है? केंद्रक है, और ये मान लो कोशिका है। लो जी, एक झटके में समझ में आ जाएगा। ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर केंद्रक, इस केंद्रक के अंदर छोटे छोटे, ये लो छोटे छोटे आरएनए मिल रहे हैं। ये बड़ा बना दिया मैंने, छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं? आरएनए मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए, छोटे 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 केंद्रक में मिलने वाले आरएनए क्या कहलाएंगे? सर शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए। इतनी तो अंग्रेजी समझ में आती है ना। छोटे छोटे शॉर्ट
न्यूक्लियर यानी केंद्रक में मिलने वाले आरएनए। ठीक है, अब जरा सोचिए ये क्या है सर, ये भी छोटे छोटे, सर ये भी छोटे छोटे, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया ये वाला, लो सर छोटे 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 कौन, छोटे छोटे कौन सर, छोटे छोटे केंद्रक में मिलने वाले, शॉर्ट न्यूक्लियर, यानी ये भी संरचनाएं छोटी छोटी केंद्रक में मिल रही है। लेकिन वर्ड क्या आ रहा है, जरा सोचिए वर्ड क्या आ रहा है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब राइबो न्यूक्लियो में से राइबो न्यूक्लियो वर्ड किस चीज को बता रहा है, आरएनए को। आरएनए के लिए वर्ड क्या आ रहा है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल के आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, उसमें से हमने राइबो न्यूक्लियो शब्द निकाल लिया आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लियो। और किसके अंदर मिल रहा है सर, प्रोटीन के अंदर मिल रहा है। तो जरा सोचिए दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलूंगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं बोलूंगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलूंगा ना। तो ध्यान से सुनना, ऐसी संरचना एसएनआरएनपी और एसएनआरएनए, ये संरचनाएं ध्यान से सुनना, ऐसी संरचनाएं मिल जाती हैं। सोचिए कौन मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, एसएनआरएनपी एसएनआरएनए के साथ जब मिल जाता है ना, तो इस संरचना को बोला जाता है संबंधन जटिल। इस संरचना को हम बोलते हैं क्या, संबंधन जटिल। अब इतना डिटेल में कहीं नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या बोलते हैं, संबंधन जटिल बोलते हैं। अब जटिल का मतलब तो समझ में आता है ना, जो कई चीजों से मिश्रण से बनता है। अब ये साहब ये किससे बना है, इन दोनों के मिश्रण से बना है, तो क्या कहलाएगा, जटिल कहलाएगा। कौन सा, संबंधन जटिल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, सिंपल। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। तो आपसे कोई पूछे स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है, संबंधन जटिल क्या है, आप सीधा बोलेंगे कुछ विशेष प्रकार के आरएनए, छोटे छोटे केंद्रक में मिलने वाले, कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे केंद्रक में मिलने वाले राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये इनका मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, संबंधन जटिल। अब प्रभु ये क्या करता है, सीधा सीधा यही कार्य करेगा। ये क्या कार्य करेगा बेटा, ये ना ये पूरा कार्य कर देगा। क्या, इन अकूट लेखनीय भागों को हटा देता है और कूट लेखनीय भागों को जोड़ देता है। तो यहां पर पर्टिकुलरली हमने ये बात करी, हटाने का काम इसने किया था, जोड़ने का काम इसने किया था। तो याद रखना यहां पर ये संरचना जो है ना, ये संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, संबंधन जटिल, ये दोनों चीजें एक साथ कर देता है, निकाल देता है जोड़ देता है, निकाल देता है जोड़ देता है। अब इसमें पर्टिकुलरली ये मत पूछना कौन काट रहा है और कौन जोड़ रहा है, ये पूरी संरचना जो है ये दोनों कार्य कर रही है। ये पूरी संरचना दोनों कार्य कर रही है, काट भी रही है और जोड़ भी रही है, काट भी रही है जोड़ भी रही है। तो याद रखना, ये स्प्लाइसिंग करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, या तो आपके पास ये दोनों एंजाइम हो तो भी क्या हो जाएगा, संबंधन हो जाएगा, या आपके पास इनका मिश्रण हो। और इस मिश्रण को हमने क्या बोला था, संबंधन जटिल बोला था। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। अब आप मुझे फाइनली बता दीजिए, ये जो अब आपके पास बनकर आया है प्रभु, ये है mRNA। फाइनली क्या बना है आपके पास, mRNA। अब जाकर पूर्ण हुई है हमारी क्या, अनुलेखन। याद रखना, अब जाकर खत्म हुई है क्या, अनुलेखन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलें आगे। अब चलते चलते एक और चीज समझते हैं, आइए ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज समझते हैं। क्या, एक होता है बेटा विभक्त जीन, जिसको हम स्प्लिट जीन बोलते हैं, स्प्लिट जीन। ठीक है, और एक होता है अविभक्त जीन।
नॉन स्प्लिट जीन। पहले तो जरा जल्दी से सोचिए, जीन क्या था सर? डीएनए का खंड था। जीन क्या है सर? डीएनए का खंड है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छे। विभक्त का मतलब क्या होता है? विभक्त शब्द किससे आया होगा? विभाजन से। विभाजन का मतलब चीजों को अलग करना। अब चीजें अलग कब होंगी? जब अलग अलग होंगी चीजें, तभी तो एक दूसरे से पृथक होंगी। अब आप मुझे बताएं, एक ये जीन है, ये जीन है, और उसी तरीके से ये जीन है। अब इस जीन में सारे के सारे एक्सोन हैं, और इस जीन में इंट्रॉन्स भी हैं और एक्सोन भी हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, किसे आप विभक्त करेंगे, किसे आप तोड़ेंगे, किसको आप अलग करेंगे? ऐसे जीन से जो आरएनए बनेगा उनको, या ऐसे जीन से जो आरएनए बनेगा उनको? आप सीधा बोलेंगे सर ऐसे जीन क्या कहलाते हैं? विभक्त जीन कहलाते हैं, जिसमें दो प्रकार के खंड मिलते हैं, एक इंट्रॉन और एक एक्सॉन, जिसको बाद में हम विभक्त करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। उनसे जो आरएनए बनता है एचएनआरएन, उनमें से जो इंट्रॉन से जो बनता है भाग, उसे हम क्या बोलते हैं? अकूटलेखनीय भाग, जिसको हम हटाते हैं संबंधन प्रक्रिया में। और ऐसे जीन जिसमें जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या यहां पर अविभक्त जीन में संबंधन होगा या नहीं होगा? सोचना आज घर पर बैठकर, ठीक है? विभक्त जीन में संबंधन होगा या नहीं होगा? सोचिएगा, आराम से सोचना। और जो सोच लिए होंगे उनको पता लग गया होगा कि भैया यहां तो संबंधन हुआ था। जो अकूट लेखनीय भाग इंट्रॉन से आए थे आरएनए में, उनको हटाया गया था और कूट लेखनियों को जोड़ा गया था। ये क्या कहला रहा था? संबंधन। तो ये किस में होएगा? ऐसे जीन में जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन मिलेंगे, ऐसा जीन क्या कहला रहा है? विभक्त। और ऐसा जीन क्या जिसमें नहीं मिलेंगे इंट्रॉन, सारे के सारे एक्सॉन मिलेंगे, जिसमें संबंधन नहीं होएगा, यहां से सीधा बनेगा एमआरएनए। यहां पर संबंधन, स्प्लाइसिंग नहीं होगी प्रभु। तो जरा सोचिए, एसएनआरएनए इनमें मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, क्योंकि ये कहानी किस में मिलती है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, और ये किस में मिलता है बेटा जी? यूकैरियोट में। ये किस में मिलते हैं? यूकैरियोट में। किसमें होता है? ये यूकैरियोट में होता है। और ये किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट में होते हैं। प्रभु अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो भैया बादाम, पिस्ता, काजू जो भी खाना है खाओ। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है, एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है, धीरे धीरे हौले हौले समझाने की। अगर आप ये चीज बुक में पढ़ते ना, तो चीड़ता हुआ चला जाता। बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। अब आप सोचिए, आपने कितनी अपनी तरफ से मेहनत करी है। ठीक है, अब एक आखिरी चीज और ध्यान से सुन लीजिएगा। आप बोलेंगे सर हमारे अंदर सारे जीन विभक्त होते हैं, मतलब सारे जीन विभक्त होते हैं। इट मीन सारे के सारे जीन्स जितने भी हमारे अंदर होते हैं कोशिकाओं में, सारे के सारे विभक्त होते हैं, यानी स्प्लिट जीन होते हैं, यानी उनकी स्प्लिटिंग होती है, टूटते हैं, यानी उनके खंड जो आरएनए बनाएंगे वो आगे चलकर टूट जाएंगे, हट जाएंगे। हाँ, जबकि प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे जीन कैसे होते हैं? नॉन स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है? अलग हो जाना। अलग होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से आरएनए जो बनेगा वो सीधा एमआरएनए बनेगा, जिसके पास कूट लेखन की, जिसके पास सब कुछ है, संदेश है, सब कुछ है। कोई ऐसा भाग नहीं है जो अकूट लेखनीय हो, सारा का सारा कूट लेखनीय भाग बनेगा किसमें? एमआरएनए में। अब एक और चीज सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनना, बस एक और चीज। अनुलेखन में हमने बोला सभी जीन यूकैरियोट में विभक्त होते हैं, विभक्त जीन होते हैं। है ना? किंतु परंतु अपवाद भी तो मिलते हैं, मिलता है ना? तो ध्यान से सुनना, हमारे अंदर
दो ऐसे जीन हैं जो अविभक्त होते हैं, अविभक्त जीन होते हैं। किसमें? हमारे अंदर, मतलब यूकैरियोट्स में। सभी जीन यूकैरियोट्स में कैसे थे? विभक्त थे, यानी सभी में क्या मिलेगा? इंट्रॉन्स और एक्सॉन मिलेगा। ये समझ में आया, तभी तो आगे जाकर स्प्लिटिंग होगी, है ना। हमने बोला ठीक है, लेकिन दो ऐसे जीन हैं, यानी दो ऐसे अपवाद हैं जीन के जो अविभक्त होते हैं, यानी नॉन स्प्लिट होते हैं। अब जरा सोचिए, नॉन स्प्लिट का मतलब जिसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, यानी तोड़ा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, यानी सब कुछ क्या होगा? एक्सॉन होगा। और वो कौन से जीन होते हैं? याद रखना, एक वो जीन जो आगे चलकर बनाता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या बनाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। तो मेरे अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, याद करिए, तो बताया है हिस्टोन प्रोटीन था ना, जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा था। तो हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाले जो जीन होते हैं ना प्रभु, याद रखना कैसे होते हैं? अविभक्त होते हैं। ठीक है, सिंपल सा। और एक ऐसा जीन जो हमारे अंदर या यूकैरियोट्स में बनाता है, क्या? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, याद रखना, भूल मत जाइएगा। कौन बेटा? इंटरफेरॉन प्रोटीन। अब आप बोलेंगे सर हिस्टोन तो याद है जिसके ऊपर डीएनए लपेटा था। सर ये इंटरफेरॉन क्या होता है? तो याद रखना, अभी के लिए, बाद में आएगा चैप्टर में, मानव स्वास्थ्य और रोग में आएगा। इंटरफेरॉन क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी सुरक्षा करते हैं वायरस से, विषाणु से। लिख लीजिएगा अभी के अभी, क्या कि अगर मेरे अंदर कोई वायरस जाता है, मेरे अंदर अगर कोई विषाणु जाता है, तो उससे लड़ने की जो क्षमता जो होती है ना, उससे लड़ने की क्षमता उसको बढ़ा देते हैं। कौन? इंटरफेरॉन। मार नहीं रहे, ये मार नहीं रहे प्रोटीन को, ये हमारी कोशिकाएं जो होती है ना, उन कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं, लड़ो लड़ो। किससे? जो बाहर से कौन आ रहे हैं? वायरस आ रहे हैं, उनसे लड़ो। उनको सचेत कर देती है। देखो, एक ये कोशिका है और एक ये कोशिका है, ठीक है। देखो जल्दी से बता देता हूं इंटरफेरॉन क्या करते हैं। एक ये कोशिका, एक ये कोशिका। इस कोशिका के पास कौन आया? वायरस आया। इसके पास कौन आया? वायरस। अब ये ग्रसित हो गई है, किससे? वायरस से। तो ये झट से क्या करती है? कुछ रसायन निकालते हैं जिनका नाम है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन दूसरी कोशिकाओं के पास जाते हैं और दूसरी कोशिकाओं को क्या करते हैं? चेतावनी दे देते हैं, आगाह कर देते हैं कि भैया वायरस का अटैक हो गया, रेडी हो जाओ, फटाफट वायरस आने वाले हैं। तो ये क्या होती है? रेडी होने लग जाती है पहले से ही कि आने वाला है वायरस, लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे। तो इंटरफेरॉन जो होते हैं किसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं? तो याद रखना, ये इंटरफेरॉन वायरस को मार नहीं रहे, वायरस आ गया है शरीर में, इसकी सूचना दे रहे हैं किसको? कोशिकाओं को, ताकि वो लड़ सके। तो हम इसको एंटीवायरल सब्सटेंस भी बोलते हैं, प्रति विषाणु पदार्थ बोलते हैं, प्रति विषाणु प्रोटीन बोलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना भूल मत जाइएगा। तो हिस्टोन बनाने वाले प्रोटीन कैसे होते हैं? अविभक्त, जिनमें सारा का सारा जीन में क्या होगा? एक्सॉन। और इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होएगा, इनका कोई निश्चित नाम नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, ये दो ऐसे जीन, एक हिस्टोन बनाता है, एक इंटरफेरॉन बनाता है। कैसे होते हैं? अविभक्त होते हैं। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? याद रखना, विभक्त होते हैं, जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों होते हैं। इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया है मेरे भाई, क्या आपका अनुलेखन। ठीक है, अब खत्म नहीं हुआ, अभी 2 मिनट और रुकेगा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है मेरे भाई, वो आ रहा है ये, क्या? आनुवंशिक कूट। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आनुवंशिक कूट। अब साहब अनुवंशिक कूट क्या है, इसको समझाने के लिए सिंपल सा एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। डीएनए आगे चलकर बदला किसमें? आरएनए में, एमआरएनए में। इसका संदेश इसके पास है। अब ये संदेश जो था एमआरएनए के पास, वो संदेश आगे चलकर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर आनुवंशिक कूट का मतलब क्या है? देखिए, सब कुछ समझाया जाएगा, A to Z चीज समझाई जाएगी, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो अभी समझने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आनुवंशिक कूट, सबसे पहले मैं आपको इतना सा बता दूं, बस 2 चीजें। आनुवंशिक कूट किसने शब्द दिया और आनुवंशिक कूट की खोज किसने करी, बस 2 चीज आज के लिए। तो बेटा जी, आनुवंशिक कूट शब्द जो है वो जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था जॉर्ज
गेमो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जॉर्ज गेमो, भूल मत जाइएगा, ठीक है। और आनुवंशिक कूट की खोज, आनुवंशिक कूट की खोज जो है ना, वो एक वैज्ञानिक ने नहीं करी है, 3 वैज्ञानिकों के कार्य के परिणाम अनुसार मिली है। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक? सबसे पहले खुश होइए, किस चीज के लिए? गर्व महसूस करिए, तो 150 की सही खुराना, हरगोविंद खुराना का कार्य, ठीक है। दूसरा वैज्ञानिक नीरनबर्ग वैज्ञानिक, और एक और वैज्ञानिक ओकुहा, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिकों के परिणाम स्वरूप, इन 3 वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंटेशन से डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है किसकी? आनुवांशिक कूट की। क्या होता है मैंने नहीं बताया, क्या कार्य करता है मैंने नहीं बताया, सिर्फ इतना सा हिंट दिया कि भैया डीएनए से बनता है एमआरएनए, और ये एमआरएनए आगे चलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन। आनुवांशिक कूट है, मैंने क्या होता है ये नहीं बताया, बस इतनी सी बात बताई। क्या? ये जो आनुवांशिक कूट जो होता है ये मिलता है इस पे, एमआरएनए पर। किस पर मिलता है? एमआरएनए पर मिलता है, बस इतनी सी बात, ठीक है। किसने शब्द दिया था? जॉर्ज गेमो। किसने खोजा था? 3 वैज्ञानिक ने। प्रभु अभी के अभी लिख लीजिए, और आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब वैसे तो ये चीज मेरे को सब कुछ बताना है, ये है आपके आनुवांशिक कूट, ये है आपके आनुवांशिक कूट, ये सब आएगा, लेकिन कब? नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। संबंधन प्रक्रिया में पुच्छन यानी टेलिंग एचएनआरएनए के कौन से किनारे पर होती है? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ताजा ताजा पढ़ा है इसलिए याद है। यही चीज अगर आप 1 महीने बाद पढ़ेंगे तो हो सकता है भूल जाए, हो सकता है ना भी भूले। कंसंट्रेशन से सुना है तो बिल्कुल याद रहेगा। जरा सोचिए, पुच्छन, टेलिंग, 200 एडिनाइलिक अम्ल कहां पर जोड़े थे? 5 डैश पर, 3 डैश पर, या दोनों पर, या कहीं नहीं? जल्दी से कर लिया? पक्का। दूसरा प्रश्न, आनुवंशिक कूट शब्द किसने दिया? खुराना, जॉर्ज गेमो, नीरनबर्ग या ओकुआ? किसने दिया था आनुवंशिक कूट शब्द? खोज नहीं, शब्द। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा। पहला था संबंधन प्रक्रिया, स्प्लाइसिंग में पुच्छन कहां पर हुआ था? टेलिंग कहां पर हुई थी? टेल कहां लगाई गई थी? सीधा सीधा 3 डैश सिरे पर 200 एडिनाइलिक अम्लों को लगाया था वहां पर, खत्म। जबकि 5 डैश सिरे पर क्या करे था? कैपिंग करी थी, कैप लगाई थी 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। सिंपल सा था। आंसर क्या है बेटा जी? आंसर है इसका 3 डैश, बी आंसर है, सेकंड आंसर है। दूसरा, आनुवंशिक कूट शब्द किसने दिया? मैंने आपको बताया था किसने दिया था भैया? जॉर्ज गेमो ने। सिर्फ शब्द दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इन्होंने क्या बताया था, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना, जो आज बताया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी है। अब बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को ही पढ़ेंगे, आनुवंशिक कूट को पढ़ेंगे। क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। मान के चलीजिएगा बोर्ड में डेफिनेटली प्रश्न आने की संभावनाएं होती है इस टॉपिक से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करना एक बार पढ़कर आने की, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।